अभी नॉइज़ ठीक है? प्लीज़ लेट मी नो कि अभी तो नॉइज़ नहीं आ रही ना। ओके। ओके, मैं रीस्टार्ट कर देती हूँ। आई थिंक उसमें ब्रेक हो गया था थोड़ा। जैसा मैं बता रही थी, मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है। मैंने 2014 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, ट्रिपल एम यूटी से। उसके बाद 1 साल मैंने एमटेक किया था, और मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे एमटेक करना ही नहीं था। और मेरी जॉब लग गई थी नालको में। फिर 1 साल मैंने नालको में जॉब किया था। 2 साल यूपीबीसीएल में यही थी, और अभी मैं इंडियन रेलवेज़ में आईएएस ऑफिसर हूँ। तो मैं आपके क्वेश्चंस का अब धीरे धीरे आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो बीटेक में क्या करना है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में यार कुछ नहीं करना। रोबोटिक्स में आराम से पार्टिसिपेट करो। उद्गार है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। स्कूल के इतने डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट से निकल के थोड़ा फ्री होके आयो, तो आराम से इंजॉय करो। पढ़ जो भी एग्ज़ाम्स के होते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना होता उसमें। जो भी कंपटीशन का होता है, कोई सिलेबस नहीं होता फर्स्ट ईयर में। बस इतना कर सकते हो कि डिसाइड कर लो आगे करना क्या है। फॉर एग्जांपल, टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, कैट करना है, गेट करना है, ईएस करना है। एक डिसीजन ज़रूर ले सकते हो फर्स्ट ईयर में कि आगे करना क्या है, प्राइवेट में जाना है। और ये सारी चीज़ें ब्रांच स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल, सीएस के लिए प्राइवेट बेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए गवर्नमेंट अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। इसका कोई भी सही या गलत आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सिंपली डिसाइड कर लो आगे करना क्या है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जीआरई है, जीमैट है, बहुत कुछ है। तो वो डिसाइड कर लो। और मुझसे पूछा गया कि मैंने पढ़ना कब से शुरू किया था। यार देखो, मैंने सेमेस्टर के लिए ठीक है थॉरो स्टडी करी थी थर्ड ईयर तक, बट कंपटीशन के लिए तो यार फाइनल ईयर में ही पढ़ना स्टार्ट किया था। सीरियस तो फाइनल ईयर में ही हुई थी। थोड़ा पहले हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उस समय सेमेस्टर तो ऐसे भी पास हो जाता है। थोड़ा सा उसके डेप्थ में चले जाओ तो कंपटीशन में आसानी होती है उसी समय। उसके बाद फिर था कि फाइनल ईयर में क्या चूज़ करना चाहिए, गेट या फिर ईएससी। ईएससी वाला आंसर मैं बाद में दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। गेट एक अच्छा ऑप्शन है, उससे सारे पीएसयूज होते हैं, एमटेक होते हैं। बट अगेन, ये पर्सन टू पर्सन बेसिस पे है। इसमें कोई बता नहीं सकता है तुम लोगों को कि हाँ यही करो या ये ना करो। खुद का इंटरेस्ट है, खुद को क्या पसंद है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट पसंद है तो पीएसयू का कर सकते हो, बट पीएसयू में पोस्टिंग का इशू रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसके मल्टीपल हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इलेक्ट्रिकल। ओके, एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा कॉमन ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज़ यही है। अगर मैंने तो टेक्निकल का ही किया, तो मैं बेस्ट टेक्निकल का ही बेस्ट बता पाऊँगी। तो टेक्निकल में पहला तो आता है गेट, जिसकी सभी तैयारी करते हैं। गेट से एमटेक कर सकते हो, पीएसयू में जा सकते हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज आता था जनवरी से पहले तक। अभी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब ख़त्म हो गया है जब से रेलवे हट गया। और एक आता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बट सिविल सर्विसेज के लिए फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग फाइनल ईयर में आके सोचते हैं करना क्या है, करना क्या है। ये फर्स्ट ईयर से सोच लो और करो फाइनल ईयर से। ये करना चाहिए। कोचिंग मैंने किया कि नहीं, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ऑनलाइन या क्लासरूम, ये मुझसे पूछा है। मैंने कोचिंग नहीं करी। ऐसा नहीं है कि कोचिंग ख़राब चीज़ होती है, मुझे थोड़ा उसकी 14 घंटे की स्टडी पसंद नहीं आती है। Can you share your ESE marks? Yes, of course, I can share my ESE marks. I'll go in the chronological order. Okay? Yeah. मैं कोचिंग का बता रही थी कि कोचिंग में जैसे मैंने सुना है 14 आवर्स की क्लासेस लेते हैं। तो यार देखो, सिर्फ कोचिंग लेने से कुछ नहीं होता। याद तो खुद ही करना है, और जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, हाँ कोचिंग को एज अ हेल्प यूज़ करो, बट डिपेंडेंट खुद पे ही रहो। जितना कोचिंग कर रहे हो उससे ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। कोचिंग करो, क्लासरूम भी कर सकते हो, अगर फिजिबल है, आसपास पॉसिबल है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऑनलाइन आजकल अकेडमी के अच्छे क्लासेस आ रहे हैं, तो वो कर सकते हो। मैंने कोचिंग तो नहीं करी थी उस समय, मेरे टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती भी नहीं थी, और क्लासरूम मैं जा नहीं पाई। तो इस वजह से बाकी तो प्रिपरेशन मैंने जॉब के साथ ही की थी।
उसके अलावा आओ, कुछ लोगों ने पूछा है कितने घंटे पढ़ती थी। देखो, घंटे का तो कोई सीन नहीं है। मेरा टारगेट बेसिस होता था। मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई एग्ज़ाम है नवंबर में और अभी जून चल रहा है, तो मैं नंबर ऑफ़ मंथ्स काउंट कर लेती थी। फिर उसमें फर्दर 1-2 महीना बफर का हटा के नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट कर लेती थी। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते थे, तो पर सब्जेक्ट मैंने डेज डिवाइड कर दिया। पहले तो एक बफर हटा दिया रिवीजन के लिए, और कभी कभी टारगेट तो हमेशा कंप्लीट होता नहीं है, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिया। सपोज अब पर सब्जेक्ट मेरे पास 10 डेज है, फिर विद इन सब्जेक्ट्स मेरे पास चैप्टर्स होते हैं, तो मैं उसके बेसिस पे डिवाइड कर देती थी। उसके बेसिस पे मुझे डेली टारगेट मिल गया। अब वो टारगेट मेरा 2 घंटे में हो या 20 घंटे में हो, मेरे को करना है। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी था। आवर्स ऑफ स्टडी करके कुछ नहीं था। अगर 2 घंटे में हो गया तो मैं मस्त टीवी सीरीज वॉच करती थी, और अगर 20 घंटे में हुआ तो ठीक है यार, मर मर के पढ़ना है। और थोड़ा तो यार एक्सीड होता है, 100% आइडियल सिचुएशन तो पॉसिबल होती नहीं है। तो ये मेरा रहता था। स्टैंडर्ड बुक्स कुछ लोगों ने पूछा है। स्टैंडर्ड बुक्स तो यार जो कॉलेज में प्रोफेसर्स बताते हैं वही परफेक्ट है। जैसे भीमरा पता ही होगा मशीन्स के लिए, वाधवा पावर सिस्टम्स के लिए, अगेन भीमरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बॉयलस्टेड एनालॉग के लिए। इस तरह से करके जो भी है, एक काम कर सकते हो, कोचिंग का नोट्स खरीद सकते हो। अगर कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो कोचिंग का नोट्स खरीद लो और उसको पढ़ो। और कोचिंग थर्ड ईयर से ज्वाइन करनी चाहिए। सेकेंड ईयर से आई डोंट थिंक बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग की मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में ही होते हैं, और थोड़ी बहुत फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। तो थर्ड ईयर ही आइडियल टाइम होता है कोचिंग का। तब तक अपनी बुक्स पढ़ो। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हाँ अभी से प्रिपरेशन करनी है, अभी से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम आराम से करो, बहुत टाइम रहता है। गेट की स्ट्रैटेजी तो मेरी हर जगह सेम ही थी। मैंने जो भी बताया, हर जगह मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी। जो भी एग्ज़ाम होता था मैं उसको डिवाइड कर लेती थी, पर डे टारगेट मेरा रहता था। और एक ने पूछा है कि गेट में उसके अंडर 100 रैंक है, लेकिन 57% से कम मार्क्स हैं, तो क्या होगा। होता क्या है कि जब गेट के बाद आप अप्लाई करते हो तो आपका गेट स्कोर तो वैलिड है, बट जो एमटेक की आईआईटीज़ होती हैं, या जो भी कॉलेजेस हैं, या फिर पीएसयूज़ हैं, जहाँ भी अप्लाई करते हो, वो मिनिमम 60 मार्क्स बीटेक का मांगती हैं। मतलब उनका जो एसेंशियल क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें रहता है कि बीटेक में विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉट एवर इज़ योर सब्जेक्ट, और एआईसीटी अप्रूव्ड या जो भी होता है, विथ मिनिमम 60%। मेजॉरिटी में ऐसा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा केसेस हो जहाँ पे आपको एलिजिबल कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। अदरवाइज मोस्टली तो यही रहता है। एंड देन नेक्स्ट इज, हाँ, अब मैं एमटेक बीटेक का तो मैंने बता दिया। अब चलो एमटेक पे बताते हो। एमटेक यार देखो, जिसको करना है, जो एमटेक में ज्वाइन कर रहे हो, वो पीएचडी करना। जॉब का सोच के एमटेक में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 8 लाख का पैकेज लगता था इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई में 1-2 क्या 15 लाख का लगता था। अदरवाइज वही है 7 लाख 8 लाख, और एवरेज है 6 लाख। जो कि तुम इतनी मेहनत करके जाओगे, एमटेक करोगे। एमटेक की पढ़ाई अच्छी खासी होती है, ऐसा तो नहीं होता कि बहुत सिंपल सी हो, और फिर वही लगे तो कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर है कि एमटेक करके पीएचडी कर लो। पीएचडी कर लो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लाइफ सेट है, प्रोफेसर बन जाओ। और अगर आईआईटीज़ में पीएचडी करना है तो फिर आईआईटीज़ में जनरली अब्रोड से पोस्ट डॉक्टरेट करना पड़ता है। इट्स नॉट एसेंशियल, बट जब आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन के लोग मिल रहे हैं तो फिर आप क्यों कम क्वालिफिकेशन वालों को लोगे, बस ये वाली बात होती है। तो और एमटेक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप करते हो तो आईआईटी रुड़की में ये था कि आपको डार्ट का ऑप्शन देते थे। उसमें जर्मनी भेज के सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट कराते थे। उससे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा बन जाता है, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा बन जाता है। और एक और ऑप्शन ये होता था इंटीग्रेटेड पीएचडी का। अगर टॉप करते हो तो फिर से इंटरव्यू होता है 1 साल बाद, और सेकेंड सेमेस्टर तक टॉप करना होता है। 1 साल बाद इंटरव्यू होता है, एंड देन आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है, जिसमें 4 साल में पीएचडी खत्म हो जाती है। कुछ कुछ आईआईटीज़ पीएचडी के मामले में थोड़े से टफ हैं। फॉर एग्जांपल मद्रास, कानपुर, वो जल्दी आपका कंप्लीट नहीं होने देते। बट रुड़की में ये इन्वायरमेंट है कि आपका पीएचडी 4 साल में ये कंप्लीट करा के भेज देंगे। और पीएचडी में भी अब्रोड कभी कभी, जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स हैं वो गए हैं, चाइना गए हैं,
इस तरह से, तो अच्छा स्कोप है। मुझे चूँकि स्टडी नहीं करनी थी, बस मैंने इसलिए छोड़ा था। और एमटेक में इलेक्ट्रिकल में रुड़की में 4 स्पेशलाइजेशंस थी मेरे टाइम पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उतनी अच्छी ब्रांच नहीं होती थी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स वर द बेस्ट। जो टॉप रैंकर्स होते थे इन्हीं दोनों में जाते थे, और उसके बाद फिर कंट्रोल लेते थे एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन लेते थे। रही बात पैकेज की, जॉब की, तो मेरे बैचमेट्स जिन्होंने एमटेक कंप्लीट किया, उन्होंने, उनकी एलएनटी में पोस्टिंग हुई है। वैसे तो हमने 27 ने ज्वाइन किया था और सिर्फ 5 ने एमटेक कंप्लीट किया, बाकी सब ने 1 साल के अंदर छोड़ दिया था, सबकी पीएसयूज़ में जॉब लग गई थी। और रही बात एमटेक के साथ प्रिपरेशन की, बहुत टाइम मिलता है यार, बहुत टाइम मिलता है। अच्छी खासी लाइब्रेरी होती है, सब पढ़ रहे होते हैं सुबह से शाम तक। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है वहाँ पे पढ़ने का। फैसिलिटीज़ आईआईटीज़ की बहुत ऑसम होती हैं। एक एक्सपीरियंस तो बनता है उसका, बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड देन तो हाँ, तो मैंने एमटेक कंप्लीट नहीं किया था, 1 साल में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एमटेक इसलिए मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पास उस समय ऑप्शन नहीं था। ऑल्दो कई पीएसयूज़ का ऐसा होता है कि उसी गेट रैंक से ईयर एंड तक आते आते इंटरव्यू होता है और ज्वाइनिंग होती है। तो फिर मेरा नालको में हुआ था। नालको में उसी गेट रैंक से 565 गेट रैंक थी 2015 में, और 2016 में 461 गेट रैंक थी। तो मेरी 565 वाले गेट रैंक से नालको में सिलेक्शन हुआ था। और एमटेक करना चाहिए या जॉब, ये भी पर्सनल चॉइस है। पढ़ना पसंद है या फिर नौकरी करना। वैसे भी नौकरी में जाओगे तो सारी नौकरी एक जैसी लगेगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं लगेगा, सारी नौकरी एक जैसी है। तो वो खुद पे है। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, वो एमटेक करते हैं, लेकिन एमटेक जॉब के पर्पज से सोच के बिल्कुल मत जाना कि और हाँ, एमटेक में सिर्फ प्राइवेट में ही मोस्टली जॉब लगती है। एक पीजीसीआईएल का आता है, पीजीसीआईएल की वैकेंसी आती है ओनली फॉर एमटेक इन पावर सिस्टम्स, बाकी के लिए नहीं। और वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होता है, बट बहुत कम सीट्स होती हैं उसमें। वो होता है, उसके लिए एमटेक कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज बाकी में सिर्फ प्राइवेट में जॉब लगती है। मेरा इंटर्नशिप लगा था ईटन में। ईटन करके है, वो 9 lakhs का पैकेज देती है जनरली, वो प्री प्लेसमेंट दे देती है इंटर्नशिप करने के बाद। बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इंटर्नशिप भी मैंने करा ही नहीं था वहाँ पे। और उसके बाद फिर वैकेंसी पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएसयू में लेस होती है। यस, थोड़ी कम होती है, बट बहुत डिफरेंस नहीं आता। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट हाफ होती है, बट फिर भी लोग निकालते हैं। ओके, नॉन टेक पोर्शन ऑफ ईएससी एंड यूपीपीसीएल। देखो, मैं जब यूपीपीसीएल के लिए तो मैंने बहुत प्रिपरेशन नहीं की थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जब मैं कर रही थी तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर तो पूरा पॉसिबल भी नहीं हो पाता, तो एक वेबसाइट है निर्देशक। निर्देशक क्या करता है, डेली का ना 5-6 क्वेश्चंस देता है, जो भी मेन इवेंट उस क्योंकि न्यूज़पेपर में तो रेलेवेंट न्यूज़ बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, इस काम में कोई काम नहीं होता। तो निर्देशक साइट को मैं डेली फॉलो करती थी। एक और वेबसाइट है जीके टुडे। जीके टुडे है, लेकिन उतना सिर्फ एएस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीपीसीएल के लिए उतना नहीं रिक्वायर्ड होता। अगर जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके टुडे बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो वो रेफ़र कर सकते हो। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक के लिए मैंने मेडिजी की बुक ली थी। मेडिजी का जो 2 बुक्स का पैकेट आता है वो ले लिया था, उतना काफ़ी था, क्योंकि नॉन टेक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्रिएट नहीं होता। क्रिएट होता है टेक्निकल से। नॉन टेक में मोर और लेस सबको एक ही जैसे मार्क्स आते हैं, कितना भी पढ़ लो उतना ही करोगे जितना बाकी लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। ओके, अच्छा, पीएसयूज़ की फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है। पीएसयूज़ यार बहुत अच्छा होता है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी हाईएस्ट होती है अमंग ऑल द जॉब्स। हाईएस्ट मेरी पीएसयू में ही थी सैलरी। मेडिकल फैसिलिटी A1 होती है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करो, अपना और अपनी मम्मी पापा का ट्रीटमेंट कराओ, फुल रिम्बर्समेंट होता है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फिर कल्चर थोड़ा सा कॉपरेट टाइप का होता है, मतलब वो प्योर गवर्नमेंट भी नहीं है, तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। तो पीएसयू का वर्क कल्चर अच्छा होता है। स्ट्रैटेजी फॉर सिलेक्शन इन यूपीपीसीएल एंड एसएससी। देखो, यूपीपीसीएल के लिए स्पेसिफिक यूपीपीसीएल के लिए पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनका कभी भी कोई सिलेबस सर्टेन नहीं होता है। सिंपल जैसे बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो वैसे वैसे अपनी तैयारी करते चलो, जो अपनी बुक्स पढ़ रहे हो पढ़ते चलो,
और जब एग्ज़ाम आए दे दो बस। हाँ, उसमें 20 मार्क्स का हिंदी आता था मेरे टाइम पे, आई थिंक अभी भी होगा। तो उसके लिए कोई भी एक ग्रामर की बुक उठा लो, हिंदी की पतली सी, और बेसिक ग्रामर पढ़ लो, उससे हो जाता है। और उसका भी जीएस नॉर्मल जो डेली लाइफ में हो रहा है उसी से होता है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जीएस का एक मैं टेक्निक बताती हूँ, करंट अफेयर्स का। इंजीनियरिंग सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम में तुम देख लो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवेज था, अभी तो नहीं है। सेंट्रल पावर था, सेंट्रल पावर सीपीईएस। फिर एमईएस था, डिफेंस रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी थी। तो ये लोग उसी करंट अफेयर को फोकस करते हैं जो इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था बिबेक डेब्रॉय कमेटी, वो रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे के लिए था। इसी तरह आया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वो पावर से रिलेटेड है। तो एक वेबसाइट है powermin.nic.in, वो पूरा रट जाना। वो यूपीपीसीएल हो या ईएस हो, वो वेबसाइट पूरा रट जाओ। उसमें जो भी अभी योजना चल रही है सारी चीज़ें आती हैं। तो बाकी चीज़ें भी देखो, बट जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करना नॉन टेक में किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एसएससी जेई तो यार मैंने एक बार बहुत पहले दिया था, बट आई डोंट नो, सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2014 में ही दिया था, जस्ट बीटेक पास किया था। उसका वैसे ही होता है, यूपीएससी की तरह ही होता है उसका जीएस, बहुत डिफरेंट नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता ऐसा। जॉब के साथ प्रिपरेशन, हाँ ये टफ होता है। मैं जब नालको में थी तो मेरी 9 to 5 थी, मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड थी, तो 5 को तो वो जाने नहीं देते थे, 6:30 से पहले नहीं जाने देते थे। तो नाइट स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल में तो टाइम मिल जाता था, यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता था, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी मैं हेडक्वार्टर में थी, तो वहाँ पे भी मुझे डेली जाना पड़ता था। बट जो फील्ड ऑफिसर्स रहते हैं उनको उतना ज़्यादा डेली नहीं जाना पड़ता है, तो मोस्टली रात में ही स्टडी करनी पड़ती है, या फिर ऑफिस में फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स लेके जाओ और जहाँ पे भी मौका लगे। और हाँ, कहीं भी जाओ अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने ऑफिस में किसी को मत बताना, जॉब में किसी को मत बताना। दे विल ट्रीट यू लाइक तुम भगोड़े हो, मतलब तुम्हारा नाम पड़ जाएगा भगोड़े हो, और वो फिर अपना पूरा जोर लगा देंगे कि तुम्हें प्रिपरेशन ना करने दें। बहुत कम ही ऐसा होता है कि अच्छा बॉस मिल गया, बट रिस्क क्यों लेना, ज़रूरत ही नहीं है, क्या बताना है। धीमे से अपना फ़ोन चलाने के बहाने पढ़ाई करो। बुक्स कभी मत ले जाना ऑफिस में, कभी भी नहीं ले जाना। नालको में मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने तुरंत ज्वाइन किया था किसी भी कंपनी में, तो तुम्हारा बॉस ये पता करने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से भागने वाले हो या यहाँ कंटिन्यू करने वाले हो। तो मेरे बॉस ने ऐसे ही जस्ट मुझे पूछा था, तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मुझे इतना पता तो था नहीं, तो मैंने बता दिया कि हाँ प्रिपेयर कर रहे हो, निकल जाएगा तो निकल जाऊँगी यहाँ से। बस पूरे ऑफिस में अगले दिन से हल्ला हो गया कि ये जा रही है, जबकि मैंने उस समय ना एग्ज़ाम दिया था ना मेरा कोई रिजल्ट आया था, बट पूरे ऑफिस में हल्ला हो गया कि शी इज़ गोइंग टू लीव द कंपनी। तो इसलिए ये चीज़ छुपा के ही रखना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैम जॉब के साथ, हाँ मैंने ये तो बता दिया। थी तो क्या चीज़ आपको और मेहनत करते गए आप, ओके। यार होता क्या है ना, मन नहीं भरता है पहले हम लोग जब बीटेक पास करते हैं तो लगता है यार कैसी भी जॉब मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी में ही मिल जाए। यार मैंने पता है इंश्योरेंस कंपनी तक का दिया है 2014 में, कहीं पे भी जॉब लग जाए, बस लग जाए। फिर जब तुम्हें एक जॉब लग जाएगी ना तो लगेगा अब क्या करे यार, अभी तो मन नहीं लग रहा। और प्लस साथ वाले हमेशा पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हर जगह कहीं भी जाओगे ना डिप्रेशन का माहौल रहता है, कोई भी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। इवन जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ मैथ, नहीं होता है कोई सेटिस्फाइड। तो जब तक एज रहती है इंसान हाथ पैर मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। आगे मैं इसका और डिटेल में बताऊंगी। नहीं, मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही क्योंकि मैं थक गई हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, हर जॉब एक जैसी है। प्लस मुझे इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हाँ, रेलवे आईएएस से विड्रॉ हो गई है। यस, रेलवे आईएएस से विड्रॉ हो गई है, और ये 2020 का बहुत गंदा न्यूज़ है। और रेलवे विड्रॉ होने के कारण आईएएस में कोई सीट्स ऑलमोस्ट नहीं बची हैं, क्योंकि ग्रुप ए की, रेलवे के बाद फिर सीपीएस ग्रुप ए की कभी आती है कभी नहीं आती है, एमईएस की आती है, वो 2-4 सीट होती है, नेवी एयरफोर्स उसके स्टोर्स की, ये सब सीट्स बेकार हैं। जितनी मेहनत ईएस में लगती है, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसके बाद सब्जेक्टिव की तैयारी करो, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो,
फिर जाके 2-4 सीट्स के लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो अब मैं तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम लोग आईएएस की तैयारी करो, बिल्कुल भी मत करो आईएएस की तैयारी। ओके, करना है तो आईआरएमएस का आएगा। आईआरएमएस में मैं बताती हूँ है क्या। आईआरएमएस की करो, आईएएस की करो, गेट की करो, और जो करना है माइंडसेट फर्स्ट ईयर से करना, इधर उधर कूदना नहीं है मेरी तरह। मेरा देख के लग रहा होगा कि मैम का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बट क्या फ़ायदा यार 4-5 साल इधर उधर जाके। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट जाओ, जहाँ जाना है डायरेक्ट उसकी तैयारी करो, थोड़ा पेशेंस रखो, निकल जाएगा। ठीक। और रेलवे का मैं बताती हूँ, रेलवे पहले 9 सर्विसेज में डिवाइडेड थी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये 4 इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते थे। देन अकाउंट्स पर्सनल ट्रैफिक, ऑपरेशन, आरपीएफ, ये सारे सिविल सर्विसेज से आते थे। तो इस वजह से क्या था, रेलवे में डिपार्टमेंटलिज्म बहुत ज़्यादा थी। तो अभी पीयूष गोयल जी ने डिसीजन लिया और सबको मर्ज कर दिया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बना दिया। और इसका पेपर एग्जैक्ट तो अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी इसका नोटिस या कुछ भी अभी नहीं आया है इसका। लेकिन जैसे हम लोगों को उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसमें भी वैसे ही होगा कि प्री सिविल सर्विसेज का प्री जो होता है एग्जैक्ट सेम होगा, जीएस होगा। 2017 से पहले भी ऐसे ही होता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जीएस होता था ऑब्जेक्टिव। मेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला होगा, ब्रांच स्पेसिफिक, एंड देन इंटरव्यू जैसा होता है यूपीएससी भवन में वैसा होता है। तो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, बट मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन बुरी बात यह है कि मैं 100% कन्फर्म नहीं, और अच्छी बात यह है कि किसी को नहीं पता है, तो कंपटीशन इज स्टिल द सेम। तो डजेंट मैटर, प्रिपरेशन करो, अपना रेडी रखो जैसे ही आता है। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी रेलवे ही बेस्ट था। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी ख़राब है, बट जितनी फैसिलिटीज़ रेलवे में मिलती है, जितने पर्क्स और जितनी प्रेस्टिज यू कैन से, क्योंकि रेलवे हर कोई यूज़ कर रहा है, बाकी चीज़ें हर कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो जितना पब्लिक से किसी चीज़ का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उतना उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मत सोचो, कोई फ़ायदा नहीं है। आईआरएमएस के लिए सोचो, आईएएस के लिए सोचो, या फिर गेट के लिए सोचो, अगर टेक्निकल साइड जाना है तो। ओके, सिलेबस एंड पैटर्न तो मैंने बता दिया। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूँ या फिर मैं गेट वेट के लग जाऊँ। मेंस का करो प्रिपेयर, ऐसा नहीं है कि अभी यार एमएस अच्छी जॉब है, ख़राब नहीं है। जब तुमने प्री निकाल ही लिया है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ ये सजेशन जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं यार, ट्रैक से डेविएट होना बहुत बेवकूफ़ी है, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो जाओ। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बट उससे डेविएट नहीं होना है। तुम करो प्रिपेयर, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, डजंट मैटर। इसमें डिप्रेस क्या होना है, ठीक है यार, दिल से क्या लगाना है किसी चीज़ को। इनफैक्ट तुम लोगों को पता है 2014 में मैंने रेलवे का जेई का एग्ज़ाम दिया था और एसएससी का दिया था। सोचो अगर मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता तो मैं आईएएस ज्वाइन करके और ये ग्रुप ए सर्विस के लिए प्रिपेयर ही नहीं करती। तो जो भी चीज़ होता है ना, बहुत अच्छे के लिए होता है। रेलवे का जेई और एसएससी ग्रुप सी होता है, उसके बाद ग्रुप बी बनते हैं, फिर ग्रुप ए बनते हैं, शायद शायद नहीं भी बनते हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें कोई भी डिप्रेस नहीं होना कि कोई एग्जाम नहीं निकल रहा तो हाँ मैंने तो इतनी मेहनत करी थी। यार मेहनत सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक फैक्टर भी होता है, और तुम्हारे लिए कुछ बेटर लिखा है ना यार, तो इसमें टेंशन क्या लेना। मैम, थिंग्स शुड बी नोन फॉर ईएससी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट गेटिंग यू सबा। गेट के अलावा और कौन सा पेपर दिए थे मैंने यार सेल का दिया था गेट के अलावा, और बार्क का मैंने पेपर नहीं दिया था। बीआरसी में गेट से ही आया था मेरा इंटरव्यू। बीआरसी का बहुत अच्छा होता है पूरा। और पता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रैपिड फायर चल रहा है कि तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन यू गिव द आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कशन चलता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इंटरव्यू चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हाँ 5 सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ तुम डिस्कशन कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से। और मेरा इंटरव्यू 1 घंटा 20 मिनट चला था और पता नहीं चला था, मेरा लास्ट इंटरव्यू था। बट हाँ, इंटरव्यू में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा। वो हिंट तो नहीं देंगे, बट आइडिया लग जाएगा। बार्क मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसका रीज़न ये था कि उस समय मेरे पास 3 ऑप्शन थे, बार्क था, नालको था और बिहार पावर था। बार्क नो डाउट बहुत 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 अच्छी जॉब है, बट उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। और अगर मुझे पढ़ना ही होता तो मैं एमटेक क्यों छोड़ती, फिर मैं एमटेक करके पीएचडी कर लेती। मुझे नहीं पढ़ना। प्लस बार्क में जो फिजिसिस्ट होते हैं वो सेंटर पे रहते हैं, इंजीनियर्स हमेशा साइड में रहते हैं। तो जब भी एपेक्स लेवल पे जाओगे तो इतनी पावर इंजीनियर्स की नहीं होगी। नो डाउट अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है।
ये भी पर्सनल चॉइस है, इसमें भी कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि येस और नो नहीं है इसमें, ये भी पर्सनल चॉइस है। और सेल का पेपर दिया था मैंने। सेल का उस समय क्या होता था कि नॉन टेक, टेक, जीएस, इंग्लिश ये सब आता था और इंडिविजुअल कट ऑफ थे। तो मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट मैं उस समय जीएस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, तो मेरा जीएस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो हाँ, जीएस बहुत बोरिंग होता है, आई नो, बट जीएस से फर्स्ट ईयर से ही कनेक्टेड रहना, क्योंकि आगे हर एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है जीएस की, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक्सेप्ट गेट। यू नेवर नो, गेट में भी ऐड हो जाए, कांट से। जितने फ्रिक्वेंटली ये लोग एग्जाम के पैटर्न्स चेंज करते हैं, यू नेवर नो कब इनको कौन सी रिक्वायरमेंट फील हो जाए। तो जीएस से फर्स्ट ईयर से ही कनेक्टेड रहना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। दिन का जैसे 5 मिनट फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ऐसे 5 मिनट निर्देशक चला दो, जीके टुडे चला लो। फिर मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, इन शॉर्ट्स, बहुत लोग यूज़ करते होंगे आई गेस, बहुत फेमस ऐप है, वो इंस्टॉल कर लो बस। और कुछ नहीं करना, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना उसमें, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहना है। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ, ओके, सैलरी मैं चलो सबका बता देती हूँ तुम्हें। सैलरी नालको में जब मैंने ज्वाइन किया था तो 6th पे कमीशन था, तो मुझे इन हैंड सब कुछ कर वर के 34-35 ऐसे आता था। अभी तो बढ़ गया होगा 7th पे कमीशन में, ट्रेनिंग के टाइम पे 45 आता होगा, बट आफ्टर ट्रेनिंग आई गेस 70,000 आ जाता होगा इन हैंड, आई गेस सो। अच्छा आता है, 70,000 प्लस ही आता होगा। यूपीपीसीएल में सैलरी नालको से थोड़ी सी कम है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नालको में इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पीएसयूज में पर्क्स होते हैं। नालको इज़ अ नवरत्न कंपनी, इसकी एनटीपीसी की, पीजीसीआईएल की, कोल इंडिया, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी तो थोड़ा साइड हटा दो, उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि रिस्क की जॉब होती है। तो इन सबकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, सबकी मेडिकल फैसिलिटीज सबकी A1 है। और आईईएस में सैलरी हार्ड टू से बट कम है, कंपेयर टू ऑल दीज कम है। लेकिन जो सोसाइटी में प्रेस्टिज है, जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो जिस तरह से टीटी खाना पानी ला के देता है, हमारी सोसाइटी को वही चाहिए। अगर हमारी फैमिली ट्रैवल करती है तो हाँ हाँ, मैडम की मम्मी है, मैडम के पापा, इस तरह से करके, तो वो चीज़ें फिर सैलरी उसके आगे छोटी लगती है। अगर 10,000 20,000 कम भी मिल रहा है, बट अगर इज्जत मिल रही है तो इंसान इज्जत प्रेफर करता है, क्योंकि खाने पीने का तो हो ही जा रहा है यार। और थैंक यू शिवांश। हाउ कैन वी ज्वाइन इन इंडियन रेलवेज? एज आई सेड, आईआरएमएस से ही होता है सिलेक्शन, आईआरएमएस का भी आएगा। अभी तो खुद ही रेलवे में बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, जो प्रमोशंस होते थे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताती हूँ। हम लोग जब बीटेक में होते हैं ना, हम लोग का फोकस एक ही रहता है, प्रिपरेशन कैसे होगी कोई भी जॉब लग जाए। बट पता है क्या, एक बार जॉब तो लगी जाएगी, आज नहीं तो कल लगनी है। मेरे सारे बैचमेट्स गवर्नमेंट जॉब में ही है, एक दो को छोड़ के, एंड मोस्टली इन यूपीपीसीएल लगनी ही है, आज नहीं तो कल। बट एक बार जॉब में जाने के बाद मैटर करता है प्रमोशन। अभी तुम्हें लगेगा ठीक है यार, तब का तब देख लेंगे, अभी पहले प्रिपेयर कर लो, राइट? बट एक बार तुम जाओगे ना, और जितनी एज इधर उधर वेस्ट करते चले जाओगे, उतना तुम्हारे इस जॉब में अपेक्स लेवल में जाने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। ये मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था आपने गलती क्या करी है। मैंने ये गलती करी है, मैंने जहाँ ज्वाइन किया मुझे चुपचाप से वहाँ रहना चाहिए था। बट लोगों का पता नहीं क्यों होता है ना, किसी भी जॉब से हमेशा हमेशा उनको अनसेटिस्फाइड ही रहते, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। सारी जॉब एक जैसी है यार, सब कुछ एक जैसा है हर जगह। मैं जब नालको में गई, एक ने मुझसे प्राइवेटाइजेशन का भी क्वेश्चन पूछा है। मैं नालको में 2016 में गई थी, वहाँ पे तब से हल्ला था नालको प्राइवेटाइज हो रही है, प्राइवेटाइज हो रही है, प्राइवेटाइज हो रही है। उसी चक्कर में मैंने यूपीपीसीएल का प्रिपरेशन किया कि चलो यूपीपीसीएल तो स्टेट गवर्नमेंट की है, वो नहीं होगी। सोचो अभी 2020 हो गया, नालको प्राइवेटाइज नहीं हुई है, ओके। यूपीपीसीएल में गई, वहाँ पे हर दिन स्ट्राइक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्राइवेटाइज हो रही है, प्राइवेटाइज हो रही है, नहीं हुई। रेलवे में मैं आई कि चलो यार, इंजीनियरिंग सर्विसेज से ज़्यादा सेफ तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो यार ये सोचना ही नहीं है आगे क्या होगा, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है आगे क्या होगा। अभी जो है उसका देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, काम खत्म। आगे का टेंशन ही नहीं लेना है। अभी पता है कि हाँ गेट से लगती है जॉब, अभी पता है। और हाँ, रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो ऐसा थोड़ी कि प्राइवेटाइज होगी तो तुम्हें कोई निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना काम यार हम लोग
गया वो ज़माना जब गवर्नमेंट में लोग बैठ के मलाई खाते थे। गवर्नमेंट में भी बहुत काम करना पड़ता है, तो जितना काम तुम गवर्नमेंट में कर रहे हो उतना ही तुम काम प्राइवेट में करोगे, तो यार प्लस पॉइंट है ना, सैलरी तो अच्छी मिलेगी, कम से कम ये सोचो। तो प्राइवेटाइजेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, और बहुत ज़्यादा इधर उधर कूदना नहीं है। उसके बाद हाँ, ठीक। मैम प्लीज़ एलाबोरेट अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चन। यस, इंटरव्यू पीएसयूज़ का पूछा है स्मिता ने। मैं यूपीएससी का भी बता देती हूँ, मैं बार्क का भी बता देती हूँ, सारे बता देती हूँ मैम। तो देखो पीएसयूज़ में इंटरव्यू में ये मेनली सिंपल पूछते हैं, जो तुम्हारे बुक्स के होते हैं बस वही चीज़ पूछते हैं जो तुमने गेट में पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है खास। और कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ना सेट होते हैं कि हाँ ये मतलब पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे, वो तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखोगे, क्योंकि होता क्या है, हम लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करती थी, तो हम लोग जब भी कोई इंटरव्यू दे के आते थे तो वो हमेशा हम लोग के क्वेश्चंस का सेट्स पूछते थे। तो उसमें जो इंटरव्यू की आती है बुकलेट, उसमें सारे जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं ऑलरेडी। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक इनके पास नहीं है पीएसयूज़ वालों के पास कि बहुत ज़्यादा वैरायटी रखेंगे, ये उसी में से आते हैं। यू कैन रेफर दैट। आई विल ट्राई कि मेरी अगर यूपीएससी वाला क्वेश्चन सेट मिल जाएगा तो मैं कमेंट में डाल दूँगी, और जो जिसने मेरे मार्क्स भी मांगे थे अगर मुझे मिल जाता तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको डाल दूँगी। मैंने एक बनाया था अपने यूपीएससी के सारे इंटरव्यू का बनाया था। और पीएससी के इंटरव्यूज़ वैरी करते हैं, कुछ लोगों के 5 मिनट्स चलते हैं, कुछ लोगों के, मेरा नालको में 17 मिनट्स चला था। और बिहार पावर में तो इंटरव्यू नहीं हुआ था, वो तो डायरेक्ट गेट के रैंक से था। और हाँ, यूपीएससी का बताती हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा, देखो होता क्या ना, बहुत अलग नहीं होता, बट यूपीएससी यूपीएससी के नाम से हम लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं, और यूपीएससी भवन में जाके देना होता है, ड्रेस कोड प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो इस वजह से डर जाते हैं। अदरवाइज जैसे नॉर्मल पीएसयूज़ के होते हैं वैसे ही होते हैं। और कोई भी इंटरव्यू डिपेंड करता है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ज़रूरी नहीं है दो लोगों का इंटरव्यू एक जैसा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेशर है जिसने जस्ट बीटेक पास आउट किया है, तो उसका उसके 3rd ईयर ट्रेनिंग से और उसके प्रोजेक्ट से इंटरव्यू चलेगा। और हाँ, हम लोग 3rd ईयर ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट फोकस्ड रखते हैं कि सर्टिफिकेट बस मिल जाए, अच्छी से अच्छी कंपनी में सर्टिफिकेट मिल जाए। बट मैं आईओसीएल में उसमें फंसी थी। आईओसीएल के इंटरव्यू में मैंने एनटीपीसी से ट्रेनिंग की थी, और तुम जितने अच्छे पीएसयू से ट्रेनिंग करोगे उतना तुम उन्हें क्वेश्चन बैंक दे रहे हो पूछने के लिए, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहे हो, ठीक। तो उसको ढंग से करना यार, मैंने झेल लिया था। मुझे बाद में एनटीपीसी जाके पढ़ना पड़ा था सब कुछ ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि उस समय तो अटेंड ही नहीं करा था, बस सर्टिफिकेट मिल जाए। और कोई भी सर्टिफिकेट अगर इंटरव्यू में लगा रहे हो, वेदर इट्स फाइनल ईयर, जो भी कैंपस प्लेसमेंट होता है या कहीं का भी, तो उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। फॉर एग्जांपल मैंने मैटलैब की प्रोग्रामिंग का लगाया था, तो दे एक्सपेक्ट कि अगर मेरे पास मैटलैब की प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट है तो मुझे उसकी थॉरो नॉलेज भी है। मैंने कॉलेज में जूनियर्स को सी पढ़ाया था, उसका सर्टिफिकेट लगाया था। ईल उस समय होता था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लिगेशन सोसाइटी थी, उसके थ्रू मैंने पढ़ाया था, उसका सर्टिफिकेट लगाया था। तो दे एक्सपेक्ट कि मुझे सी की थॉरो नॉलेज हो। इट्स नॉट दैट कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वो काउंट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो उन सर्टिफिकेट से उनको क्वेश्चंस मिलते हैं कि अच्छा अब तुम्हें ये पूछना है। इसी तरह सपोज तुम एमटेक करके जा रहे हो, तो जिस ब्रांच से तुमने एमटेक करी है वो उनका फिर बीटेक वाला सरप्रास हो जाएगा, पूछ भी सकते हैं शायद ना भी पूछें, बट फिर एमटेक ओरिएंटेड हो जाएगा। फिर जब सपोज किसी पीएसयू से जॉब करके जा रहे हो, तो जो इमीडिएट तुमने कर रखा है ना, जो भी तुम्हारा इमीडिएट प्रोफाइल होगा उस पर ज़्यादा फोकस होता है। और बैकग्राउंड वाला प्रिपेयर्ड रखना, पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सर्टिफिकेट भी सोच के लगाना, क्योंकि नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इंटरव्यू में मैटर नहीं करता है। यूजफुल सर्टिफिकेट जिसकी तुम्हें नॉलेज है, अगर तुम्हारा एक भी सर्टिफिकेट है और उसकी थॉरो नॉलेज है तो बहुत सही है। और कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अरे यार कॉलेज में तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, मैंने तो कोई प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, अब मैं सर्टिफिकेट क्या लगाऊं प्लेसमेंट के टाइम पे फाइनल ईयर में जाके, राइट। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी नॉलेज मैटर करती है यार, सर्टिफिकेट नहीं मैटर करता। इंटरव्यू का मतलब ही यही है, अगर उनको सर्टिफिकेट से ही जज करना होता तो वो रिटर्न से ले लेते चुपचाप से। इंटरव्यू का मतलब ही है कि वो फेस टू फेस देखना चाहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारा बोलने का वे कैसा है, तुम कितने इंट्रोवर्ट हो, कितने एक्सट्रोवर्ट हो, कितनी नॉलेज है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लिखने में अच्छे होते हैं लेकिन बोलने में डरते हैं, दिमाग में चीज़ें आ रही है बट मुंह से निकल नहीं रही हैं। इंटरव्यू का बस यही मतलब है। और इंटरव्यू से भी नहीं डरना है, आजकल तो मॉक, मेरे टाइम पे तो उतने नहीं थे, आजकल मॉक इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं। यू कैन ज्वाइन बहुत सारे
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, जाके ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड हाँ, इंटरव्यू के लिए यार देखो, जिन लोगों को किसी के सामने बोलने से डर लगता है यार, वो लोग ना फर्स्ट ईयर से ही शीशे के सामने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, इंटरव्यू में इंग्लिश हिंदी बहुत मैटर नहीं करती है। कुछ लोगों को ये भी डर होगा कि यार मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ये वो। तुम्हें क्या नॉलेज है ये सामने वाले को पता होना चाहिए, सामने वाले तक समझना चाहिए। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी इंटरव्यू में। तो ये हाँ, प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा सा रहता है कि हाँ इंग्लिश में देना होता है, बट इन गवर्नमेंट यार जो इंटरव्यू ले रहा है ना, शायद उसको भी बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है। तो हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा हाई फाई डिक्शनरी वर्ड्स यूज़ कर लिए, तो शायद वही ना समझ पाए कि तुम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हो। मैटर ये करता है कि तुम अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंस को पूरी तरह से दिखा दो सामने वाले को, कन्वे कर दो, वो पूरा समझ जाए तुम्हें। दैट्स इट। और इंटरव्यू में सबसे पहले तो याद कर लेना, रट के रखना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि वही होता है जिससे तुम एक क्या यू कैन से, एक तुम उसको क्वेश्चंस बैंक देते हो कि मुझसे ये पूछो। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक भी है जिससे तुम अपने इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपना नाम बताया, कहाँ से हो ये बताया। अब हो सकता है वो नाम का मीनिंग पूछ लें। कहाँ से हो, तो कहाँ से हो पे ये पूछ सकते हैं कि उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, किसी महापुरुष से, किसी फेमस पर्सनालिटी से वो रिलेटेड हो, सिंगर, फ्रीडम फाइटर, वॉट एवर, उससे पूछ सकते हैं। बर्थ डेट या बर्थ ईयर से उस साल में या उस दिन में क्या इवेंट हुआ था, ये पूछ सकते हैं। फिर कॉलेज बताओगे तो अपने यार मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ के रखना हमेशा से, क्योंकि अपने कॉलेज का नाम ही वही है। किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और यार मान लो तुमने वहाँ से 4 साल बीटेक किया और उन्हीं के बारे में नहीं पता, ये बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। ठीक। अपने वाइस चांसलर वगैरह का नाम याद रखना, क्योंकि जनरली मुझे तो अपने टाइम पे इतनी बार चेंज होते थे, नहीं याद होता था। ये सब याद रखना। फिर इलेक्ट्रिकल के बारे में बताओगे या इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियर, वॉट एवर इज़ योर ब्रांच, तुम वो बताओगे। फिर बताओगे कि मैंने ट्रेनिंग यहाँ से करी थी 3rd ईयर की, और उसमें थोड़ा सा बता देना कि किससे रिलेटेड की थी और किस यूनिट में की थी। अब सपोज मैंने एनटीपीसी में की थी, तो मेरे लिए क्वेश्चन बैंक एक खुल गया था कि उस प्लांट का कैपेसिटी बताओ मेगावाट, मुझे यार यही नहीं पता था। ठीक। फिर उससे वो कभी कभी वो तुम्हें पेपर दे देंगे, पेन दे देंगे, ड्रॉ करो, या फिर बोर्ड दे देंगे। आईओसीएल में तो बोर्ड था, बोर्ड पे जाके मार्कर से करो, तो उसमें डरना नहीं है। ठीक है, ऐसे एज्यूम करो ना इंटरव्यू में कि तुम 4 बच्चों को पढ़ा रहे हो जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस तुम उसे समझा रहे हो। और यही चीज़ तुम्हें ना किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में भी करनी है। अगर तुम कुछ भी लिख रहे हो ना, यूनिट लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें, गिवन दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तुम्हें लगेगा कि यार क्या स्टूपिडिटी है। हम लोग जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, लिखने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसमें। बस ये एज्यूम करना है ना कि सामने एक बेवकूफ़ सा बच्चा है जिसने अभी अभी बस ABCD पढ़ना स्टार्ट किया, उसको कुछ नहीं आता है। बस यही एज्यूम करके एग्जाम में लिखना है, और यही एज्यूम करके तुम्हें इंटरव्यू भी देना है। ठीक। उसके बाद हाँ, तुमने ट्रेनिंग बताया, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में सब खरीदते हैं। मैंने तो नहीं खरीदा था। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, अगर इंटरेस्ट है तो बना लो, इंटरेस्ट है तो खरीद लो। कॉलेज मेरे टाइम पे तो पैसा देता था, हम लोगों ने 10,000 रिम्बर्स करवाया था कॉलेज से। आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है सिनेरियो वहाँ का। तो बीटेक का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में भी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि वो पूछते हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ, लॉकडाउन में बिल्कुल शेड्यूल तो बिगड़ गया है, बट कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए टाइम भी मिल गया है, इसको पॉजिटिवली लो। ओके। कैट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कैट के लिए प्रिपेयर करो, फिर गवर्नमेंट जॉब भूल जाओ। हाँ, कुछ कुछ PSUs में लेते हैं, MBAs को लेते हैं। बट अगर कैट के लिए यार जहाँ पे तुम्हें 10 लाख 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहाँ पे तुम MBAs में क्यों ही जाओगे। और कैट के बारे में तो आई एम नॉट द सॉरी PSUs में क्यों ही जाओगे, और कैट के बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन। पहले तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स ने दिया है उससे रिलेटेड, मैंने तो कभी प्रिपेयर नहीं किया। आई हैव नो आइडिया अबाउट कैट। तो लेकिन इलेक्ट्रा हुआ नहीं मैम। CGPA मैटर्स इन इंटरव्यू। यार CGPA ना कभी कभी उल्टा असर भी कर देता है। एवरेज CGPA ठीक है। मेरा एमटेक में क्या हो गया था ना, 10 CGPA था, और मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी थी, और 10 आउट ऑफ 10 CGPA था। तो बाद में मैंने एमटेक शो ही करना छोड़ दिया इंटरव्यूज़ में,
क्योंकि अगर तुम 10 CGPA ला रहे हो तो फिर तुम्हें फिर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ एवरेज CGPA हमेशा बेस्ट होता है, बेकार ख़राब होता है। बहुत अच्छा भी, मैंने बीटेक में भी ये जो गोल्ड मेडल वाला भी जो भी सीन था ना, ये भी दिखाना मैंने छोड़ दिया कि फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी ना कि यार तुम्हें तो फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है यार, चीज़ें भूलती भी तो बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज CGPA वाले खुश रहो, वो ठीक है, बेस्ट है, कोई मैटर नहीं करता। ओके, सो और कुछ तो मुझे ऐसा नहीं सूझ रहा, तो इसके अलावा कुछ और अगर पूछना हो तो यू कैन टाइप, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग। I'll wait for 30 seconds. If no more comments, I will end the meeting. Okay. So nice talking with you guys. अगर फिर भी कोई क्वेरी मुझसे छूट गई हो तो मुझे जेन्युइन डाउट्स के लिए इनबॉक्स कर देना। मैं मोस्टली का रिप्लाई कर देती हूँ। फेसबुक पे मैसेज कर देना मुझे। थैंक यू।